ओके मैम। यस अब मैम। हम बात करते हैं हाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट्स डिसऑनर्ड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड या आप बोल सकते हैं रिजेक्ट या बाउंस कैसे होता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक नॉन एक्सेप्टेंस है, जो ड्रॉई है। ड्रॉई कौन है? हाँ जी बेटा। जो मैम एक्सेप्ट कर देगा। हाँ, जो एक्सेप्ट करता है बिल ਨੂੰ पे ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨॉन एक्सेप्टेंस ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ then your bill of exchange gets the bounced or rejected or non acceptance। ठीक है, और डिसऑनर्ड। अगर आपकी पेमेंट ऑफ जो जिसने पार्टी में मेकर है या सेप्टर है या बैंक है, किसी ने भी रिफ्यूजल कर दिया नॉन पेमेंट के लिए, सो इन दैट केस ऑल्सो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट्स द डिसऑनर्ड। ठीक है। यस मैम। यस मैम। Notice of dishonor. When an instrument bounces, the holder must notify the parties they want to collect money from। तो जिसके पास होल्डर है उसने नोटिस देना है। नोटिस उन सब पार्टी को देना है जो इससे पहले सारी अवेलेबल थी। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, डी को दिया, ई को दिया, पास ऑन होता गया। फाइनली ई ने ही, अगर वो ई के पास पहुंचते पहुंचते होल्डर ई था, ठीक है, और अभी वो बाउंस हो गया है, तो उसने सारी प्रायर पार्टीज को नोटिस देना है। That notice allows you to collect the from existing liable parties. It does not create any new liabilities out of thin air। ये जो पुरानी लाइबिलिटी है आपकी इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उसी पे ही आप लायबल हो, कोई नई लाइबिलिटी नहीं लेके आ रहे। तो आपने उनको नोटिस देना है जिस पे पुरानी जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया उस पे। नोटिस कैसे देना है? या तो आप रिटर्न देंगे या आप लाउडली स्पोक करेंगे। अगर रिटर्न है तो पोस्ट से सेंड कर सकते हैं उसके होम या बिजनेस एड्रेस पे विद इन द रीजनेबल टाइम। और उस पर लिखा होना चाहिए बहुत क्लियरली कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाउंस्ड हुआ है और जो रेसिपिएंट है वो लायबल है। रेसिपिएंट मींस जिसको वो भेज रहा है वो लायबल है इस बाउंसिंग का, अदरवाइज दे विल हैव टू पे मी द मनी और आई विल पुट अ केस। ठीक है। पासिंग द नोटिस, इट इज अ चेन रिएक्शन। मैंने पहले बताया था, जैसे हमारा ए टू बी सी टू डी जाता है, वैसे हमारा नोटिस भी जो है वो रिएक्शन की तरह चलता है। अगर आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर आया है तो आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा ताकि आप प्रीवियस पार्टी को नोटिस भेज सके। सिमिलरली हैपेंड विद द एजेंट्स आल्सो। अगर बैंक और एजेंट जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और एक्स्ट्रा टाइम देंगे टू नोटिफाई दी अदर्स दैट दी बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, बाउंस और रिजेक्टेड। कौन से केसेस में जो है नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती? दूसरा ऑप्शन ये है कि डिसीज पार्टीज, अगर वो पर्सन जिसको नोटिस गया है वो डाइड है, ही इज पास्ड अवे एंड आपको नहीं पता, तो तब तक वो नोटिस जो है लीगली वैलिड रहेगा। और किस केसेस में नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है? यू डोंट नीड टू इशू अ फॉर्मल नोटिस इफ द पार्टी एंटाइटल्ड टू नोटिस एक्सप्लिसिटली वेव्ड और कैंसल्ड देयर राइट टू रिसीव इट। जो पार्टी जिसने रिसीव किया है वो बिल्कुल वेव कर रही है कि मैंने इसको नहीं मान रही हूं आपके इसको। ठीक है। ड्रॉअर ने स्टॉप करी थी पेमेंट एट द बैंक। हमने, आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल किया था कि डेव को फोन मिला बॉब से, ठीक है, और उसने उसको चेक दिया था। अब बॉब को, डेव को पता लगा कि जो फोन है वो खराब है, राइट। उसने बैंक को मैसेज डाल दिया कि ये चेक जो है वो क्लियर नहीं करना। तो ड्रॉअर ने स्टॉप कर दिया पेमेंट ऑफ द बैंक को। उस केस में भी नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द पार्टी वुड नॉट सफर एनी एक्चुअल डैमेज बाय नॉट रिसीविंग नोटिस। पार्टी को कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा कि नोटिस रिसीव नहीं किया, वो बाद में केस चलेगा। अगर पर्सन ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, डोर और एक्सेप्टर सेम पर्सन है तो भी, अगर नॉन नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है तब भी नोट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड पार्टी को पता है ऑलरेडी पूरे फैक्ट्स का कि वो डिसऑनर हुआ है और वो प्रॉमिस कर रही है कि वो पे करेगी आपको अनकंडीशनली। इन दैट केस ऑल्सो आपको नोटिस भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
when an instrument get bounces, you can hire an official government appointed notary public to create an undeniable evidence of the default. आप एक नोटिस नोटरी क्लब से निकाल सकते हैं ताकि आपको लग जाए कि जो सामने वाली पार्टी है वो डिफॉल्ट को डिनाई ना कर पाए. क्लियर है? यस मैम. तो आप नोटरी में जाके एक अटैचमेंट नोट निकलवा रहे हो कि भाई आपका जो चेक है इस दिन को जो है बाउंस हो गया है और इसकी नोटरी की फीस भी चार्ज आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो उस केस में हम आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. अमन रीड करो बेटे. Okay, ma'am. When a financial tool like a check or bill of exchange bounce, a notary public can officially record the failure to pay. This creates strong legal proof of the default through noting and protest under Indian law. हाँ, अब क्या हुआ? Example. एक मिनट मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी एक एक लाइन करके. अब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बाउंस हुआ है तो ऑफिशियली नोटरी पब्लिक ने एक नोटिस निकाला है कि आपका फेलियर ऑफ पेमेंट हुआ है. ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? एक लीगल प्रूफ हो गया कि सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, फ्रॉड किया है. ठीक है, थ्रू नोटिंग एंड टू प्रोटेस्ट. अब एग्जांपल क्या है? अब पढ़ो बेटे. Rahul gave a bill of exchange for 50,000 to Aman. It is due on October 1st. Aman take the bill to the bank for payment, but the bank refused to pay because Rahul has no money in this account. Thus, this bill is dishonored. करो नोटिंग पढ़ो. Noting and protest steps. Noting. Aman take the bounce bill to a notary public on October 2nd. The notary physically goes to Rahul or record the failure. Then write the refusal detail on the bank on the bill or a paper attached to it. The notary write the date, the reason for non-payment and the notary fee charge. अब क्या हुआ? राहुल ने एक्सचेंज ऑफ बिल दिया 50,000 का अमन को. वो ड्यू कब था? 1 अक्टूबर को. वो जब बैंक में गया तो उसको पेमेंट नहीं मिली क्योंकि राहुल के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया. अब नोटिंग में क्या होगा? अमन जो है बाउंस्ड बिल जो है वो नोटरी के पास लेके जाएगा या चेक लेके जाएगा 2 अक्टूबर को. नेक्स्ट डे नोटरी जो है वो फिजिकली गोज टू द राहुल. वो नोटरी एक पर्सन जाएगा, राहुल के पास जाएगा और रिकॉर्ड करेगा फेलियर का रीजन क्या है. वहां पे उसके साथ एक पेपर अटैच करेगा, उस पर वो लिख के देगा कि क्यों जो है जो आपका चेक जो है बाउंस हुआ है. ठीक है, और नोटरी फी उसे चार्ज करेगा. क्लियर है? यस मैम. आगे चलो. नहीं हुआ क्लियर? बेटा डाउट है क्या? नो मैम. अच्छा हाँ जी अमन प्लीज कंटिन्यू बेटे. Protest. The notary create a formal legal certificate called a protest. This certificate contain a copy of the bill, name of Rahul and Aman, the demand made, the time and place of the default, and the officially seal and signature of the notary. Protest for better security. वन बाय वन. सो नोटरी ने क्या किया? एक लीगल सर्टिफिकेट बना दिया जिसको हम प्रोटेस्ट बोलते हैं, जिसके पास उसके सर्टिफिकेट में एक कॉपी ऑफ बिल लगी हुई है जो बाउंस हुआ है राहुल और अमन के नाम से. क्या डिमांड थी, क्या टाइम एंड प्लेस ऑफ डिफॉल्ट था, किस जगह पे डिफॉल्ट हुआ है मतलब फ्रॉड हुआ है, ऑफिशियल सील लग जाएगी और नोटरी के सिग्नेचर हो जाएंगे. ठीक, अब प्रोटेस्ट फॉर अ बेटर सिक्योरिटी. हाँ जी बेटा. If Rahul goes bankrupt on December 15 before the October 1st due date, Aman goes worried. The notary can demand extra financial safety on security from Rahul. If Rahul fail to give security, the notary issue a protest for better security. हाँ, अब एक और डॉक्यूमेंट है. अगर मान लीजिए राहुल जो है बैंकरप्ट हो जाता है पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही, तो अमन को टेंशन हो जाएगी. इसलिए नोटरी जो है राहुल से एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है कि भाई तुमने अगर पेमेंट उस दिन नहीं करी तो आप मुझे एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट फॉर दी बेटर सिक्योरिटी. ठीक, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट. इंस्टेड ऑफ अमन सेंडिंग अ प्राइवेट वार्निंग लेटर टू राहुल, अब इसमें नोटिस प्रोटेस्ट क्या है? अमन डायरेक्टली उसको वार्निंग लेटर भेजने की जगह पे नोटरी पब्लिक भेज रहा है ऑफिशियल लेटर, जिसे हम नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट कहते हैं, टू दी अमन, टू सॉरी राहुल.
कि आप जो है आपका जो ये दिन को डिफॉल्ट हुआ था और आप इसे प्रोटेस्ट जो है आपको इसको काउंट कंसीडर करिए, इस दिन पे आपका चेक डिफॉल्ट हुआ है, इसको एक्सेप्ट करिए और अपना रीजन बताइए। क्लियर है? यस मैम। किसी की कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। लीगल प्रिजम्पशंस एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। लॉ ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कुछ चीजें इन द फेवर ऑफ पर्सन जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूवन अगेंस्ट। जब तक उसको उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाता तब तक वो अज्यूम करके चलता है कि ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर इसके हाथ में है तो ये पक्का ही इस वजह से होगा इसके पास। पहली बात, उसके पास ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इसलिए है क्योंकि इसने इसके बदले में कुछ दिया है इसको। मनी और वैल्यू हैज बीन एक्सचेंज व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज साइंड और ट्रांसफर्ड। जब डॉक्यूमेंट साइन हुआ है तो कोई ना कोई चीज इसने उसको दी है। डेट जो है उस पे एग्जैक्ट मेंशन्ड है जिस दिन उसकी क्रिएशन हुई है। बिल वाज एक्सेप्टेड विद रीजनेबल टाइम एंड बिफोर मैच्योरिटी। बिल जो एक्सेप्ट हुआ था, जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया था उसको एग्जैक्ट टाइम, काफी टाइम और मैच्योरिटी दी गई थी। ऑर्डर ऑफ सिग्नेचर्स एंडोर्समेंट्स वर मेड इन एग्जैक्ट ऑर्डर दे अपीयर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। जो एंडोर्समेंट हुई है, जो ट्रांसफर हुआ है, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हुआ है जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है वो डॉक्यूमेंट। पर्सन होल्डिंग इन डॉक्यूमेंट इज वैलिड होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मींस उसको पीछे का फ्रॉड नहीं पता, वो ड्यू कोर्स है, उसने गुड फेथ में ही वो डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। पीछे अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट, उसको पता नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अस। इफ समवन प्रूव्स द इंस्ट्रूमेंट वाज स्टोलन, obtained by fraud or illegal act, the holder must actively prove in the court that they brought in good faith for actual money. अगर कोई पर्सन ये प्रूफ करता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होल्डर लेके घूम रहा है वो चुराया हुआ है या फ्रॉड से लिया हुआ है या वो इलीगल है, तो होल्डर को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसको ने फ्रॉड से नहीं लिया, इसने इसको कुछ बेच के कुछ कंसिडर करके तब मुझे उस सामने वाली पार्टी ने ये इन एक्सचेंज दिया था फॉर एक्चुअल मनी। क्लियर है? यस मैम। एस्टॉपल, रूल स्टॉपिंग पार्टीज फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो। कौन से केस में कौन सा एक्सक्यूज नहीं बना सकते? प्लीज रीड इट, अपने आप पढ़ो जरा। किसी को डाउट है पूछो। डन है बेटे? मैं फर्स्ट पॉइंट समझा दूंगी। सेक्शन 121, मेकर, ड्रॉअर और एक्सेप्टर, जिसने बनाया है, क्रिएट किया है बिल, या जो ड्रॉयर है जिसने देना है, या एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्ट किया है, वो ये बाद में कह सकता कि भाई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड है, फेक है। व्हेन स्यूड बाय द गुड फेथ होल्डर, जब आपको स्यू कर दिया उसके बाद आप नहीं क्लियर कर सकते कि जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड है। ठीक है? बाद में आप कह रहे हो कि ये तो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया नहीं था, ये तो नकली है जी, ये नहीं कह सकते आप। क्लियर है? और कोई डाउट? और किसी की कोई डाउट बेटे? चलिए आगे। यस मैम। यस मैम। इंटरनेशनल लॉ। अब अगर ये जो बिल है वो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो उस केस में क्या रहता है? व्हेन चेक्स, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व मल्टीपल कंट्रीज, रूल डिटरमिन करता है कौन सी कंट्री पे अप्लाई हो रहा है, हु पेज व्हाट इंटरेस्ट रेट। जो मेकर और ड्रॉअर है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड।
वो कौन सा लॉ फॉलो करता है? जहां पे डॉक्यूमेंट बना था। एक्सेप्टर और एंडोर्सर जो मूव करता है, आगे फर्दर देता है, वो कौन सी लॉ फॉलो करता है? जहां पे वो पेमेंट होनी है, वेयर इट इज पेएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल ड्रॉन हुआ कैलिफोर्निया में, जहां पे इंटरेस्ट लग रहा है 25%, और वो एक्सेप्टेड हुआ पेएबल इन वाशिंगटन, जहां पे इंटरेस्ट लग रहा है सिर्फ 6%। तो अगर वो बाउंस होता है, ठीक है, अगर वो चेक बाउंस होता है, तो जो एक्सेप्टर है वो 6% देगा, और जो ड्रार है वो कौन से कितने परसेंट देगा? 25% देगा उस पर इंटरेस्ट। क्लियर है? Yes, ma'am. What counts bounce? Bounce means if a bill is made in one country but payable in another, the law of the place of payment determines whether it is properly dishonored or if notice was valid. यो नोटिस दिया गया था या उसका प्लेस ऑफ वो प्लेस जहां पे पेमेंट होनी थी, वो चीज डिटरमिन करेगी कि ये प्रॉपर्ली डिसऑनर हुआ है या वो नोटिस प्रॉपर्ली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक, तो जहां पे वो पेमेंट होनी है, वो प्लेस डिटरमिन करेगी कि ये जो चेक है बाउंस हुआ या नहीं हुआ। Foreign documents made under Indian law. If document drawn abroad complies with Indian law, it remains valid in the India. अगर आपका डॉक्यूमेंट ड्रॉन हुआ है अब्रॉड में, बाहर, वो इंडियन लॉ के कंपाइलेशन से बना है, तो वो इंडिया में हमेशा वैलिड रहेगा। However, it was technically invalid under the law of foreign country where it was signed. हमने साइन तो चाहे वहां पे बाहर जाके करे हैं, लेकिन वो बाहर की कंट्रीज के लॉ को नहीं मानता, क्योंकि वो इंडियन के लिए लॉ के अंदर आता है, इंडियन डॉक्यूमेंट्स में उसमें लॉ जाएगा, तो इंडियन क्या इंडिया के अंदर ही वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। डिफॉल्ट assumption. India courts automatically assume foreign negotiable instruments to identical to India's unless someone approve otherwise. कि जो हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर उसको प्रूफ नहीं किया जाता कि नहीं जी भैया तो फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो फॉरेन में भी इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके लिए पेनल्टीज क्या क्या हैं? अगर चेक बाउंस होता है, जैसे मैंने बताया, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है, या आपको डबल द चेक अमाउंट देना जा सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लायबिलिटी। जिस पर्सन को लॉस हुआ है उसको कितना बड़ा लॉस हुआ है आपके बाउंस चेक से। मैंडेटरी टाइमलाइंस टू फाइल अ केस। चेक विड्रॉ हुआ, बैंक में विद इन 3 मंथ्स दिया, चेक बाउंस हुआ, आपने विद इन 30 डेज लीगल नोटिस सेंड कर देना है। और रिसीवर को जब ड्रॉअर को जब मिल गया तो उसने 15 दिन में पेमेंट दे देनी है। पेमेंट नहीं आई तो आप कोर्ट में सीधा फाइल कर सकते हैं केस को। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Presumption of debt. The court automatically assumes that the check was given to settle a genuine debt. The person who wrote the check must prove that he do not owe the money. मैंने किसी के नाम का चेक काटा है, तो ये ज्यूम है कि मैंने किसी से उधार लिया था तभी मैंने चेक काट के दिया ना किसी को, या फिर मैं प्रूव करूं कि मैंने इसको कोई पैसे नहीं देने थे, इसने मेरा चेक जो है चुराया है। कोई एक्सक्यूज अलाउड नहीं होगी इस केस में कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है जब मैंने चेक साइन किया था। ये तरह के एक्सक्यूजेस जो है वो अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 140 इन दिस एक्ट। ठीक, अगर कंपनी बाउंस करती है चेक को, इफ कंपनी इशूज अ बाउंस चेक, दोनों कंपनी और जो पर्सन इंचार्ज है उसका ऑनर है, दोनों के ऊपर ही क्रिमिनली लायबल है, एक्सेप्ट द डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स। उस केस में उनको एग्जाम्पशन है, बाकी जो है जो पर्सन ऑनर है, राइट, और जो कंपनी है उसके ऊपर केस चल सकता है। क्लियर है जी? Yes, ma'am. अगर डायरेक्टर प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने ऑफेंस नहीं किया, उन्हें नहीं पता था, तो उस केस में डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी केस नहीं होगा, वो भी एग्जम्प्टेड है। Where to file? Account collection. File a court where the pays bank branch is located. आप वहां के कोर्ट के भी लग सकते हो जहां पे
पेई के बैंक ब्रांच में, आपने पटियाला का ब्रांच है, मैंने पटियाला का चेक दिया है, पटियाला के कोर्ट में जाके कर सकते हो, या आप ड्रॉर के बैंक ब्रांच से भी लोकेट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट क्लियरेंस चाहिए तो। केसेस मस्ट बी फाइल्ड इन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन राइजिंग। जिस दिन हुआ है उसके विद इन 1 मंथ में आपने जो है कोर्ट में केस फाइल कर देना है। ज्यादातर केसेस जो है वो डे टू डे चलते रहते हैं और 6 महीने में तक रैप अप करते हैं, कोशिश करते हैं कि केस खत्म हो जाए। उसके बीच में जब तक केस चलता है तब तक जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि मान लीजिए 1 लाख का चेक है तो 20% एटलीस्ट आप जो है होल्डर को पैसे दे दो। केस बाद में कौन जीतता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए रिलीव करने के लिए 20% की पेमेंट जो है वो होल्डर को दे दी जाती है। क्लियर है? सम्मन भी दिए जाते हैं, एविडेंस भी दिया जाता है। सम्मन जो है वाया स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू भेजे जाते हैं। अगर रेसिपिएंट रिफ्यूज करता है डिलीवरी को, वो कहते हैं कि हमने दे दिया आपके, हमने तो पहुंचा दिया था आपको, अब आपको वहां पे डेट पे पहुंचना ही पड़ेगा केस के लिए। कंप्लेटेंट जो है वो एविडेंस भी दे सकता है एफिडेविट के थ्रू, आप उसके साथ एफिडेविट भी अटैच कर सकते हो। रिटर्न स्लिप जो है जो बैंक की है वो भी एक प्रूफ है कि चेक जो है बाउंस हुआ है। ठीक है जी, ये एविडेंस है आपका। Section 138 offenses are compoundable, meaning both the parties legally compromise and settle out of court at any stage. किसी भी स्टेज पे कंपनीज जो हैं, अगर दो पार्टीज जिनके बीच में केस चल रहा है वो केस को बंद करके राइट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं। क्लियर है जी? Yes, ma'am. किसी की कोई डाउट है जी? No, ma'am. So today we are done with the negotiable instrument act. ठीक है, विल टेक अ 2-3 मिनट्स ब्रेक Okay, ताकि ma'am. थोड़ा सा आपको अभी हम चेंज लगेगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। So take a 2-3 minutes break and 6 o'clock exactly we'll start with the partnership act. ठीक है जी? Okay, ma'am. Okay, ma'am.
आई होप एवरीवन इज बैक। सब आ गए हैं, स्टार्ट करिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਨੀ ਕੈਪੀਟਲ, one person can only invest so much, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, maybe I'm good at accounts, I'm not good at marketing, or maybe I'm good at marketing, I'm not good in accounts, so I need somebody who can manage my accounts, ठीक है। या मेरे को लिमिटेड फंड्स ਤੇ ਗਰੋਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ देयर यूनिक स्किल्स, अपनी स्किल्स भी शेयर करते हैं, वर्कलोड ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। that is called partnership। clear है? लीगल डेफिनेशन की कहती है, the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कोई भी रिलेशनशिप दो पर्सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ। ਕੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 5 essential ingredients of partnership, 5 कंपल्सरी चीज़ां जो पार्टनरशिप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ, कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय बर्थ और फैमिली स्टेटस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUD है ਜਿਹੜੀ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ पीढ़ी दर बिजनेस चलता रहता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। जो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं ਤਾਂ ਹੀ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्टनरशिप। ਜਿਹੜੀ पार्टनरशिप है, ਜਿਹੜਾ कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटन, ओरल, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड कोई भी हो सकता है। ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਏਜੰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਹਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ on behalf of business can make a contract, can buy or sell or borrow the money। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਸੈਲ ਗੁੱਡਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ all the other partners as long as I am the original owner partner of that particular business। As a principal, a partner is legally responsible for business choices action made by the other partners। means अगर मैं कोई डिसीजन लेता है एंड मेरे नाल ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਨੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, ma'am. किसी ने कोई डाउट है पुत्र? No, ma'am. No, ma'am. A business act done by partner A legally binds partner B and partner C when they were not in the room। वही कह रही हूँ, अगर हम 3 पार्टनर है
और मैंने कोई डील कर ली है, ठीक है, उस टाइम पे जो डील करी है उस टाइम में पार्टनर्स बी और सी नहीं था, स्टिल पार्टनर बी और सी जो है लायबल है उस चीज के लिए। ठीक है, 4 तरह की पार्टनरशिप होती है, उनको हम 1 बाय 1 करेंगे। पहली है जर्नल पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब मेरे पर्सनल जो एसेट्स हैं वो भी लायबल हैं अंडर दी बिजनेस फेल। अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मेरी घर और मेरी जायदाद और मेरे जो घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें अवेलेबल हैं वो भी जो है मेरी बिजनेस को के लॉसेस को पूरा करने के लिए बेचे जा सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी इफ द बिजनेस गोज इनटू डेट, अगर बिजनेस डेट में चला गया, फर्म एसेट्स कैन नॉट पे इट ऑफ, अगर फर्म के जो एसेट बेच के उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्रेडिटर्स जो हैं, उधार वाले जो लोग हैं, वो लीगली सील्स कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं पर्सनल एसेट्स ऑफ दी पार्टनर्स को, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और हर लीगल पार्टनर का राइट है अपने डे टू डिसीजन में पार्टिसिपेट करना। एक्सेप्शन इस केस में कौन सी है? माइनर, अगर कोई माइनर पार्टनर है, माइनर जो है पार्टनर बन सकता है, वो प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता है, पर उसकी प्राइवेट एसेट पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं बनता है कोई भी बिजनेस का। तो माइनर इज एक्सेप्शन फॉर दी जर्नल पार्टनरशिप। क्लियर है जी? मैम माइनर लॉस कौन पे करूंगा फिर? गार्डियन, माइनर थोड़ा खुद पे करेगा, ओके माइनर के ऊपर केस नहीं चल सकता। ठीक। लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनर्स हैव द लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब मेरा रिस्क मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो बिजनेस तक ही है, पर्सनल एसेट पे मेरे फर्म्स के जो है वो डेट नहीं पे होंगे, इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये हम करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, इसकी लीगल एंटिटी बिल्कुल सेपरेट है, अगर पार्टनर डाई कर जाता है, बैंकरप्ट होता है, तो एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली शट हो जाती है, वो हम अगले चैप्टर में डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, ओपन एंडी ड्यूरेशन, फॉर्म्ड विद नो फिक्स्ड एक्सपायरेशन डेट, नो सिंगल टारगेट प्रोजेक्ट, इस पे कोई फाइनल फिक्स्ड डेट नहीं है, कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर जब चाहें उसको डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस और डेसोल्यूशन टू दी अदर्स, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि इसको मेरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए तो मैं उनको नोटिस दूंगी कि भाई मैं 30 डेज का नोटिस दे रही हूँ, आई वांट टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप। ठीक है, और अगर मैं नहीं देती तो ये पार्टनरशिप फॉर लाइफ लॉन्ग चलेगी, इसमें कोई एग्जिट डेट नहीं है। क्लियर? यस मैम। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Kidding me? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप मींस अगर हम पार्टनरशिप करें कोई सिंगल प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उसकी फिक्स ड्यूरेशन है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वैसे ही वो, सॉरी जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक,
Yes, ma'am. ऑटोमेटिक Yes, डिसोल्यूशन है ma'am. इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनर की बेटा अब ये जो पार्टनरशिप में है ना, पार्टनरशिप में हर जो पार्टनर है वो जरूरी नहीं है कि एक्टिवली इन्वॉल्व है हर डे टू डे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिजनेस के बीच में। डिपेंड करता है उसका क्या पार्टनर का रोल है। कुछ लोग होते हैं वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, कुछ कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो मेहनत मैं कर लूंगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की पार्टनर किस तरह का है, तो उसमें टाइप 4 तरह के पार्टनर्स हैं। एक्टिव पार्टनर्स, जहां पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहे हैं, लायबिलिटी भी शेयर कर रहे हैं, और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस भी किया है कि वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, साइलेंट फाइनेंशियल बैकर। वो कह रहे हैं जिसने पैसा दिया, मतलब मैं बिजनेस डे टू डे नहीं संभाल रही बट मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूं, तो मैं क्या हूं, साइलेंट पार्टनर। तो मेरा प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा, ठीक है। या आपने लिखा होगा कि मतलब 60-40 है, वो आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा, जरूरी नहीं है वो इक्वली होगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉसेस शेयर जरूर होंगे। लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लायबिलिटी मींस आपको पे करना पड़ेगा इक्वली, और जरूरी नहीं है कि आउटसाइड वर्ल्ड को पता हो कि आप जो है उसके फाइनेंशियल बैकर हैं। तो आप अननोन भी हो सकते हो, साइलेंट भी हो सकते हो। क्लियर है जी? Yes, एक्टिव ma'am. पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, क्लियर है सारे नु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर है सीक्रेट पार्टनर, जो आपने जानबूझ के इंटेंशनली हाइड किया है पब्लिक से। तो आप कैपिटल लगा रहे हो, मैनेज कर रहे हो बिजनेस को, लेकिन बिहाइंड दी क्लोज डोर्स, पीछे से। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और पब्लिक नॉलेज जो है मतलब पब्लिक को बताया नहीं गया तो हिडन है। उन दोनों केसेस में पब्लिक को बताया गया था, ठीक। फोर्थ है लिमिटेड पार्टनर, अ पार्टनर हुज फाइनेंशियल रिस्क इज कैप्ड एट देयर इन्वेस्टमेंट, कि भाई मेरा जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है मैं उतने के लिए ही लायबल हूं। मैंने 20 लाख लगाया था तो मैं 20 लाख ही लायबल हूं। तुम्हारा लॉस 35 लाख का है तो दूसरा पार्टनर देखेगा मेरी पार्टनरशिप जो है जितना मैंने पैसा लगाया है उसके हिसाब से ही मैं लॉसेस बियर करूंगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर मतलब मैं लॉस नहीं बियर करूंगा, मेरे तो तब तक ही हूं जब तक मैं इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मेरा बिजनेस के लॉस में कोई शेयर नहीं है। पर उस केस में भी आउटसाइडर को जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहती है। अगर थर्ड पार्टी स्यू करती है फर्म को कि मेरे जो है उधारी नहीं उतारी गई है, तो जो पार्टनर कह रहा है कि मेरा लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है, उस पे केस भी चलेगा, वो पर्सनली लायबल है, ठीक है जी। और ऐसे जो पार्टनर है वो ज्यादातर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, मींस डे टू डे ऑपरेशंस में या कोई डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। Yes, ma'am. और मैंने पहले ही बताया जो है माइनर भी पार्टनरशिप बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड रहती है। ही कैन नेवर बी अ फुल पार्टनर, हिज लायबिलिटी कैन नॉट बी अनलिमिटेड। देन वी हैव नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर दो तरीके से होते हैं, स्टॉपर और होल्डिंग आउट के लिए। पहली बात क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं जीरो, तो उनका ना इन्वेस्टमेंट है, 0% प्रॉफिट 0% लॉस, दे डू नो वर्क, दे lend their reputation, fame और brand name to make the firm look credible। वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। मैंने अपना नाम अपना फेम दिया है, अपना ब्रांड दिया है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अब कैच क्या है यहाँ पे, दे कैरी अनलिमिटेड लायबिलिटी टू एनी आउटसाइडर हु ट्रस्टेड देयर नेम एंड गिव क्रेडिट टू लोन्स टू द फर्म। अब मेरे नाम पे फर्म को पैसा मिल रहा है तो इसलिए लायबल भी मैं हूं।
मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मेरे नाते लोगों ने उतार दिता सी फर्म नो, चाहे मेरी इन्वेस्टमेंट होते कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे नाम ते दिता सी ना, इसलिए आई हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी इज अ केस ऑफ नॉमिनल पार्टनर आल्सो। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्टनर बाय एस्टॉपल, यू क्लेम इट योरसेल्फ। आप खुद ही क्लेम कर रहे हो, बता रहे हो कि मैं पार्टनर हूं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो अमन। In Jalal present, the owner of Alpha Enterprise tells Ramu, Jalal is my partner. Jalal stay quiet and say nothing. Ramu gives a loan of 20,000 to the firm based on this impression. When the firm defaults, Jalal is legally held responsible as a partner by holding out and must repay Ramu. हाँ, इसका मतलब क्या है? जलाल ने, वो पार्टनर नहीं अल्फा एंटरप्राइजेस में, लेकिन उसने रामू को बोला कि मैं इसका पार्टनर हूं। ठीक है, तो जलाल के वेल्थ और पीछे मतलब उसके नाम को, रुतबा को देख के रामू ने उसको 20,000 के गुड्स दे दिए उधारी पे। ठीक है, अब क्या हुआ? फर्म फेल्स टू पे, फर्म ने पैसे नहीं दिए, तो रामू जो है वो लीगली जलाल को लायबल कर सकता है कि पी तुम अपने पैसे, तुम दो पैसे, तुमने झूठ बोला था। ठीक है, फिर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आपके फ्रेंड ने बोला कि ये मेरा पार्टनर है और आप चुप खड़े रहे, उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने माना है कि आप उसके पार्टनर हो, तो केस जो है वो आपके ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, दविंदर प्लीज रीड दिस एग्जांपल। In Jalal's presence, the owner of Alpha Enterprise tells Ramu, Jalal is my partner. Jalal stays quiet and says nothing. Ramu gives a loan of 20,000 to the firm based on this impression. When the firm defaults, Jalal is legally held responsible as a partner by holding out and must repay Ramu. क्लियर होया सारे नु? कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. श्योर? चलिए आगे। Yes, ma'am. एज आई टोल्ड यू, इसका पार्टनरशिप का सबसे कोर प्रिंसिपल क्या है? पार्टनरशिप जो है वो कंट्रैक्ट से आती है, स्टेटस से नहीं आती। आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट के अंदर जो रूल्स हैं वो सब फॉलो किए हैं, तभी पार्टनरशिप बनेगी। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बिजनेस चलता जा रहा है, या कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उस केस में जो है वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। क्लियर है? Yes, ma'am. अगर पार्टनरशिप में आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी है, तो जो लॉ कहती है वो 50-50% ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने 60% लगाया था, उसने 40% लगाया था, तो आपकी पार्टनरशिप में आपने प्रॉफिट में लिखा नहीं है। ठीक है, तो जो लॉ अज्यूम करता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर आपने उसमें मेंशन किया है फिर तो 60-40 होगा, अगर आपने प्रॉफिट में मेंशन नहीं किया है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। अब पार्टनरशिप क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो बिजनेस कर रहे हैं इकट्ठे। कंपनी क्या है? एक डिस्टिंक्ट खुद में लीगल पर्सन है, मतलब जो केस चलता है वो पर्सन के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर चलता है इन केस ऑफ कंपनी। राइट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो क्या दे रही है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि मेरे पर्सनल एसेट पे कंपनी का कोई हक नहीं है। हम ये डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए आगे। Yes, ma'am. एक Yes, बार इन्हों ma'am. पढ़ लो प्लीज। पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है?
चलिए के Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या है, utmost good faith, very important, section 9 and 9 and 10. A partnership is built on complete trust. तो दो सारे पार्टनर्स की कुछ नॉन नेगोशिएबल मींस बेसिक ड्यूटीज हैं जो उनको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला है वर्क फॉर प्रॉफिट एंड बेनिफिट ऑफ द होल फर्म। आप फर्म के बेनिफिट के लिए काम करोगे, अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करोगे, ठीक है। आप फेथफुल रहोगे अपनी फर्म के प्रति, आप पूरी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, बुक्स प्रोवाइड करोगे, अपने ट्रू अकाउंट शो करोगे अपने बाकी सारे पार्टनर्स को और उनके लीगल एड्स को। आप कुछ भी उनके साथ फ्रॉड या छुपा नहीं सकते हैं। अगर पार्टनर कमिट करता है फ्रॉड करता है बिजनेस के दौरान पे, तो उसको पर्सनली उसमें से पे करना पड़ेगा वापस एक एक पैसा। आपको उसको डे बाय डे एवरी डे मैनेज करना है बिजनेस को, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड। अगर आपने मेंशन नहीं किया कि भाई मैं तो सिर्फ पैसा देने वाला हूं, मेरा लिमिटेड पार्टनर हूं, ठीक है, तो उस केस में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दी बिजनेस एंड मैनेज द बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस। मींस एवरी पार्टनर हैज राइट ऑफ लीगल राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन रनिंग बिजनेस, और दूसरा पार्टनर आपको रोक भी नहीं सकता। आप बिजनेस को देखने जा रहे हो और दूसरा पार्टनर आपको मना कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और आप पूरी अटेंशन और डिलीजेंटली अपना काम करोगे, और आपका पूरा हक है कि आप बुक्स को उनकी रिव्यू कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो और उनकी कॉपीज रख सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? किसी की कोई डाउट? Yes, ma'am. Financial rules between partners. If partner agreement does not say anything specific, तो क्या क्या लॉ अप्लाई होता है वो हम करेंगे अब। When can a partner be stopped from competing? आप compete नहीं कर सकते हो बिजनेस में। मैंने आज एक बिजनेस पार्टनरशिप बनाई और उसके साथ के साथ मैं भी अपना एक और बिजनेस भी खोल देती हूँ compete करने के लिए, वो मुझे अलाउ नहीं होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। Any Indian law forbids agreement that stops someone from doing business. Partnership Acts create 4 valid legal exceptions where non-compete clauses are 100% legal, provided the limits are reasonable. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटा, कौन है? Sorry beta for the interruption. Yes. Valid non-compete restrictions. While a partner can be banned from doing any other outside business while in the firm. जब तक आप फर्म के अंदर हो तब तक आप और कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर टाइम तक ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर फर्म जो है वो सेल हो गई है, डिसोल्यूशन हो गया है, खत्म हो गई है, फिर पार्टनर जो है एग्री कर सकते हैं नॉट टू रन अ कंपीटिंग बिजनेस अगेंस्ट द बायर। आप उस फर्म पे अगेंस्ट द बायर पे जो उस कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपने अपनी गुडविल बेची है किसी को, अगर आपने क्लोज किया फर्म, ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं कि जिसने खरीदा है उसके अगेंस्ट आप बिजनेस शुरू कर दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? रिपीट करूं बेटा या समझ आ गया?
समझ आ गया। हाँ जी हरमन, समझ आ गया? Yes, ma'am. ग्रेट टू नो। चलो, a partner cannot be sued for ordinary commercial errors or bad market judgment as long as they acted honestly, applied their normal skills and intelligence. एक पार्टनर को हम स्यू नहीं कर सकते अगर उससे गलती से गलती हो गई है। तो अगर उसने ऑनेस्टली एक्ट किया था, नॉर्मल स्किल और इंटेलिजेंट के हिसाब से काम किया था, फिर भी उसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आप उसको सू नहीं कर सकते। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स कैन ओनली बी पेड व्हेन द फर्म एक्चुअली अर्न्स अ प्रॉफिट। आपने जो, आपको पता है इंटरेस्ट जो पेमेंट करनी होती है वो तभी पे करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ है। इन लॉस ईयर्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड अनलेस एन एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट सेल्स स्टेट्स अदरवाइज। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको पेमेंट इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस फेल हो कुछ भी, आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस केस में बेटा फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ही। एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ कमर्शियल लोन। अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उसको लोन की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। क्लियर है? नो सीक्रेट प्रॉफिट्स और डेलिबरेट निग्लेक्ट। आप जानबूझ के ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी नहीं करते हो। आपने जानबूझ के अपने जो है अपने फायदे के लिए कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, या जानबूझ के प्रॉफिट्स को हाइड नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस से कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करे हैं तो वो आपको कंपनी को वापस देने पड़ेंगे। क्लियर है जी? और अगर आपकी गलती से, आपकी जानबूझ की गलती से कोई बिजनेस को नुकसान हुआ है, उसके लिए भी आपको अपनी पॉकेट से पैसे पे करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट केयरलेसनेस। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी महक, दसोगे मैम मैंने क्या बताया अभी? महक, मैम यही बात हाँ जो मैंने अभी बताया, क्या बताया? कि मैम अगर हमने कोई भी किसी अपनी कंपनी का नाम यूज करके उससे प्रॉफिट ले लिया जानबूझ के, तो हमें वो अपनी जेब से पैसे पे करने पड़ेंगे। हम उसके लिए कंपनी को, लायबल हैं। हाँ हम उसके लिए लायबल है कंपनी को वापस देने के लिए। ठीक है, अगर हमने फर्म के नाम यस पे कोई मैम। ट्रांजैक्शन करी है, कि उसका नाम यूज किया है या कनेक्शन यूज किया है, ठीक है, किसी भी चीज में हमने अपने पर्सनल गेन किया है विद द नेम ऑफ द कंपनी, तो वी हैव टू पे बैक द मनी बैक टू द कंपनी। ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा है मैंने जानबूझ के गलती नहीं करी। अगर मैंने जानबूझ के गलती करी है, निगलेक्ट किया बिजनेस को और बिजनेस को नुकसान हुआ है मेरी गलती से, तो उस केस में जो है मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा बिजनेस को। क्लियर है जी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, बाकी अपन कल करेंगे। विल कंप्लीट द चैप्टर बाय टुमारो, विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा, सी यू। ओके एंड आई विल मैम। शेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पीपीटी शेयर कर दूंगी। आप बेटा बुक्स और पीपीटी से पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा, ओके सी यू, मैम। बाय बाय। Bye, ma'am. तो मैम बाय मैम। बाय।